नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज की खास बहस की शुरुआत करेंगे शिव का हिंदू राग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद दौरे पर हैं, जहां उन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी स्वामी रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा के दर्शन करते हुए वहां से हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व का संदेश दिया। जहां भारत का मतलब समझाते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हिंदुत्व के उस गूढ़ रहस्य को समझा दिया जिसकी कल्पना इस लोकतंत्र के भारत में करना और उसे ज्यों का त्यों स्थापित करने के लिए किसी हिंदू हृदय सम्राट की जरूरत होती है। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी यानी स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा को देखकर प्रदेश के ओमकारेश्वर में बनने वाली स्टैच्यू ऑफ वननेस का सपना सच करने का मन बना लिया है। वहीं हैदराबाद की धरती से जो अर्थ हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व का शिवराज ने बताया है, उसमें साफ कह दिया कि उन्हें यह बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि ओमकारेश्वर में बनने वाला स्टैच्यू ऑफ वननेस से भी यही संदेश जाएगा। हम जैसे लोगों को भी यह स्थल प्रेरणा और दिशा देगा। वहीं शिवराज ने कहा कि भारत के नौजवान यहाँ आएंगे, आधुनिक पीढ़ी भी आएगी और यहाँ से संदेश लेकर जाएगी तो उनकी दृष्टि बदल जाएगी। स्वामी भगवान रामानुजाचार्य जी की स्टैचू हम कह रहे हैं, भव्य प्रतिमा। मैं सोच रहा था मैं क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। अब बात हो रही थी जाति पंथ, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान है। शिवराज सिंह चौहान तो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा से इतने प्रभावित हैं कि उनका लिबास और विचार अब प्रदेश के अंदर एक नई शुद्ध राजनीति की गणना कर रहे हैं। साथ ही सीएम ने कहा कि मैं सोच रहा था कि इनसे क्या सीखूं। धर्म जोड़ता है, राजनीति तोड़ती है। यहाँ जाति पंथ छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, सब लक्ष्मी नारायण की संतान हैं, हम सब उसी के पुत्र हैं। लेकिन राजनीतिक विचार कर लेते हैं तो ये पता नहीं कितने टुकड़ों में तोड़ देती है। शिवराज सिंह के ये विचार राजनीति से ऊपर उठकर पूरे देश में शुद्ध समाज सेवा का भाव फैला रहे हैं, लेकिन यह कितने सार्थक हैं, इसका इंतजार करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हैदराबाद में अपने आध्यात्मिक ज्ञान का अतिरेक प्रस्तुत किया है। जिस हिंदुत्व को वे राष्ट्रीयता से जोड़ने की बात कह रहे हैं, हमारी राष्ट्रीयता तो विभिन्न, चाहे हम नौकरी के लिए दाखिल होते हों या स्कूल कॉलेज में एडमिशन होते हों, तो उन फॉर्म में राष्ट्रीयता का जो कॉलम है उसके आगे भारतीय लिखा जाता है। तो जब भारतीय होने पे हमें गर्व है तो वह हिंदुत्व शब्द जो किसी भी धर्म, मैंने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, मगर किसी भी धर्म में हिंदुत्व शब्द का उल्लेख नहीं है। हिंदुत्व शब्द तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं की एक कथित उपलब्धि है। देखिए, क्यों नहीं चलना चाहिए। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो यदि ऐसी कोई राह जो भारत और भारतीयता को आगे लेकर जाती है उस पर सबको चलना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस को कब इस बात की समझ आएगी कि हिंदुत्व क्या है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कोई गलत बात है, यही हिंदुत्व है। वसुधैव कुटुंबकम यही हिंदुत्व है। लेकिन ये सनातन संस्कृति के भाव और भावनाएं कांग्रेस की समझ से परे हैं, क्योंकि कांग्रेस की दृष्टि पर तुष्टिकरण का चश्मा लगा है। तो तुष्टिकरण के चलते कांग्रेस को हिंदू और हिंदू तीनों से पीड़ा है, तो उनकी पीड़ा बनी रहे। हम तो माँ भारती के परम वैभव के लिए कार्य करते थे और कार्य करते रहेंगे। यही नहीं, सीएम शिवराज ने अपने साथ पूरे राजनीति करने वालों को भी ये सलाह दी है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व की बात को सीख जाएं तो देश का कल्याण होगा। शिवराज ने राजनीति के अंदर धर्म की जो परिभाषा देने की कोशिश की है, उसके बाद ये तय हो जाना चाहिए कि अब राजनीति के अंदर प्रपंचों को रचने का अब काम कोई नेता नहीं करेगा। खासकर मध्य प्रदेश में तो अब इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं। तो देखा आपने, हिंदू हृदय सम्राट की एक नई छवि उभरने की कोशिश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लिबास भी आपने देखा और साथ ही साथ जो परिभाषा बताई है उसको आपको समझना होगा। और उसी को आज समझने के लिए हम सब यहाँ एक बड़े पैनल के साथ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे से चर्चा करने के लिए गीत धीर जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका गीत जी। वहीं कांग्रेस से योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं अजय श्रीवास्तव जी। अजय जी बहुत स्वागत है आपका।
हिंदू हृदय सम्राट की एक नई छवि ये आ रही है। यदि कहा जाए शिवराज सिंह चौहान ने जो हैदराबाद में कहा है वो राजनीति के अंदर, देश के अंदर जो परिभाषा हिंदुत्व की बताई है, जैसे भाजपा के दूसरे प्रवक्ता ने भी बताया, वहां परिभाषा सिर्फ मन साफ होना चाहिए और अच्छे विचारों का अंतरंग में प्रवेश हो। लेकिन बात यह है कि जब राजनीति के अंदर आते हैं तो गीत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो क्या ये प्रपंच और प्रतिशोध सब पीछे छूट जाएंगे अब राजनीति में? गीत धीर। संयम जी, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। योगेश जी, अजय जी, सबको नमस्कार। देख रहे दर्शकों को प्रणाम मेरा। देखिए, हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने आज जो बात बोली, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है, बल्कि प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक हिंदुस्तानी को उस बात का समर्थन करना चाहिए। देखिए, हमारा जो धर्म है वो सनातन हिंदू धर्म, सनातन परंपरा पे है, जो साइंटिफिक है पूर्ण रूप से। इसको सिर्फ हिंदुस्तानियों ने ही नहीं, भारतीयों ने नहीं, बल्कि विदेश में रहने वाले सारे लोगों ने माना है। अभी कोरोना का जो दौर निकला, इसमें भी सबने जो है वो इस शक्ति का जो है उल्लेख भी किया और इसको माना भी है। यहाँ तक है कि हम जब एक विशेष समुदाय विशेष की तुष्टिकरण की राजनीति की भी अगर बात करें, जो कि कांग्रेस पार्टी अक्सर करती है, तो आप देखेंगे कि भगवत गीता जो है दुबई जैसे देशों में एक पढ़ाई का हिस्सा बना दी गई है। तो हमारे शिवराज जी के भावों को समझना चाहिए। वो उनके कहने का भाव जो है बिल्कुल सकारात्मक है और सकारात्मक नीति और दृष्टि से ही कार्य किया जाता है मध्य प्रदेश में, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए। तभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है एक आप खुशहाली का माहौल देख रहे हैं आज के टाइम पे। और जहां बात की जाती है इक्वालिटी की, समान दृष्टिकोण की, वसुदेव कुटुंबकम की, जैसा कि उन्होंने कहा धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये भावना जो है उनकी साफ स्पष्ट करती है कि उनकी दृष्टिकोण क्या है, उनका नजरिया क्या है जनता के प्रति। वो सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये सब सिर्फ एक समानता की बात करते हैं। और उसी के साथ शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि अब यही प्रतिमा जो ऐसे विचारों को उत्पन्न करती हो मध्य प्रदेश में भी स्थापित होगी, स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो इसके साथ क्या मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसके अंदर प्रपंच और प्रतिशोध, क्योंकि राजनीति के अंदर धर्म आना एक बहुत अच्छी खूबी होती है गीत। नहीं, राजनीति में और धर्म में दोनों में अलग अलग चीजें हैं और दोनों को कभी मिलना भी नहीं चाहिए। हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण जो है बिल्कुल अलग रहना चाहिए, उसमें धर्म को नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन धर्म से हमें राजनीति में धर्म आ जाए तो प्रपंच का अंत हो जाता है, सीखने को मिलता है प्रपंचों का। नहीं, शुद्ध राजनीति मैं आपको वही बता रहा हूँ। धर्म से हमें, देखिए, धर्म हमें सिखाता है कि हमें साफ दृष्टिकोण रखते हुए राजनीति कैसे करनी है। आपने बहुत अच्छा एक संयम जी विषय पर ध्यान भी आकर्षित किया। मैं जनता आपके चैनल के माध्यम से देख रही है, तो मैं जनता को भी बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर पहले भ्रम फैलाया गया कुछ वामपंथियों द्वारा। ये मैं बहुत पुरानी बात की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि आप महाभारत को घर में ना पढ़ें। महाभारत को घर में पढ़ने से कलेश होता है, विवाद होते हैं। आप महाभारत तो छोड़ दीजिए, महाभारत का ये दुष्प्रचार इतना ज्यादा हो गया कि लोगों ने जो है इसको मान भी लिया और नहीं पढ़ी। लेकिन भगवत गीता कितने लोगों ने पढ़ी? अब जब भगवत गीता ही नहीं पढ़ी तो महाभारत की तो बात ही छोड़ दीजिए। जबकि सामाजिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, आप एक पत्रकार हैं संयम जी, योगेश जी एक प्रवक्ता है, अजय जी एक पत्रकार है, तो देखिए आप लोग भी अगर उससे ज्ञान लेंगे तभी वो ज्ञान सार्थक होगा। अगर कोई ऐसा विषय, अगर कोई टीचर है, डॉक्टर है, उसमें क्या करना है, अगर आपने महाभारत से ज्ञान नहीं लिया तो आप समझ लीजिए वो ज्ञान अधूरा है। और अगर कोई चीज आप ज्ञान ले रहे हैं और वो महाभारत में नहीं है तो समझ लीजिए वो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा इसका दूसरे धर्म या समुदाय के लोगों से मेरा इसकी अपेक्षा नहीं है, उनके धर्म में जो है वो अपना माने। लेकिन हमारी जो पद्धति है वो मैंने जैसा बोला सनातन धर्मी, तो सनातन धर्म सबको लेकर चलता है। हिंदू मुसलमान सबको एक भाव से देखा जाता है। तो मैं सनातन हिंदू हूँ और बिल्कुल सनातन पद्धति का जो है वो आदर सम्मान करता हूँ। शिवराज जी का भी यही। जरूर गीधीर, मैं आगे बढ़ूंगा, योगेश जी के पास जाऊंगा। योगेश जी, शिवराज सिंह चौहान ने समानता का बोला है कि सभी राजनीतिकों को यहां पर आकर अच्छे भाव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब मध्य प्रदेश की राजनीति विशुद्ध होने जा रही है, कांग्रेस का क्या कहना है इस बारे में? योगेश जी। देखिए संयम जी, सबसे पहले तो मैं अपने साथी प्रवक्ता गीत धीर जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने आप को सनातन हिंदुत्व माना। दरअसल देखिए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा यही है, सत्य, अहिंसा और सद्भाव। इसी सर्वधर्म सर्ववर्ग हिताय, इसी के सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति हमेशा से करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज का अभिप्राय है उसमें एक आपत्तिजनक बात यह है
कि हम लोग सभी बचपन से गीत धीर जी भी और आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि स्कूल शिक्षा, कॉलेज शिक्षा या एम्प्लॉयमेंट के फॉर्म में जब नेशनलिटी या राष्ट्रीयता का कॉलम आता है तो वहां किसी वर्ग, जाति या धर्म का उल्लेख नहीं होता, सिर्फ एक शब्द आता है भारतीय, जरूर, इंडियन। नेशनलिटी मतलब इंडियन, हम सब इंडियन हैं। जब हम सब इंडियन हैं तो वह धर्म, जाति, संप्रदाय सब खत्म हो जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने निरंतर 74 सालों से इसी सिद्धांत को लेकर राजनीति करी है। सभी वर्ग, सभी धर्मों को जोड़ने का यथासंभव प्रयास किया है। ये मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, पिछले 7 सालों से जब केंद्र में मोदी जी और अमित शाह जी ने सत्ता चिरोधार्य की है और सालों से संघ का जो एजेंडा चल रहा था, समानता की बात की है, लेकिन इस बार समानता की बात है योगेश जी। जी मैं आ रहा हूं सर, मुझे बोलने दीजिए। तो उसी संघ के एजेंडे को लागू करने के उद्देश्य से मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार प्रदेशों में अथक असफल प्रयास कर रही है अपने उद्देश्यों को जनता के ऊपर थोपने के। हमारे सभी धर्म गुरुओं ने जाति वर्ग भेद को मिटाने के लिए आज से नहीं 1000 साल पुराने, हजारों साल पुराने समय से काम किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में भी स्पष्ट उल्लेख है, सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्मों का आदर सत्कार होना चाहिए। ये हम सभी भारतीयों की जिम्मेदारी है। योगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ स्टूडियो में अजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, एक तरफ रामानुजाचार्य की 1000 सहस्त्रवीं जयंती के ऊपर वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने समानता का जो पाठ पढ़ाया है सभी राजनीतिकों को, कोई भी पार्टी के हो वहां पर आओ और वहां से एक नई ऊर्जा के साथ स्थापित जो मध्य प्रदेश में भी होने वाली प्रतिमा, साथ ही साथ एक भाव का प्रयोग किया। लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर क्या ये संभव है अजय जी? देखिए संयम जी, प्रश्न इस बात का है कि जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात बहुत बड़ी कही थी, कहा था कि धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, बड़ी बात जो दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राजनेता कहलाते हैं, प्रतिपक्ष के नेता कहलाते हैं। उन्होंने रामायण मेला लगाया। तो जो पार्टी है या कोई हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, कोई हो, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जो उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीति है। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जो थे, उन्होंने जो हमारे यहाँ जो सत्य सनातन धर्म था वो एक तरह से विलुप्त स्थिति में आ गया था, उसे पुनर्स्थापित किया। उन्होंने 4 कुंभ स्थापित किए, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, उन्होंने 12 जो उन्होंने सिद्धि विनायक उन्होंने बताए, उन्होंने 54 जो शक्तिपीठ है उनकी पुनर्स्थापना की। उन्होंने जो 4 धाम हैं, 4 धाम में 4 पीठ बनाई और पीठ में भी एक इस प्रकार का संयोजन किया कि जो उत्तर भारत का व्यक्ति था उसे दक्षिण भारत का शंकराचार्य बनाया, जो दक्षिण भारत का था उसे उत्तर भारत का शंकराचार्य बनाया, जो पश्चिम का था उसे पूर्व का शंकराचार्य बनाया और जो पूर्व का था उसे पश्चिम का शंकराचार्य बनाया। तो जो 4 पीठ है उनकी एक एकता देखिए आपकी, कोई पीठ पाकिस्तान में नहीं गई। तो जो एक हमारे यहाँ के रीति रिवाज परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा है, हमारी गुरु परंपरा इतनी अच्छी है कि जिसमें यह कहा जाता है कि नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौण पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मम। तो उन्होंने जो कहा कि नारायण मतलब भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पुत्र कौन थे? ब्रह्मा जी। पद्म भवम वशिष्ठम, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन थे? वशिष्ठ जी। तो जो एक गुरु परंपरा थी उसे स्टॉप दिया गया, कहां पर? शंकराचार्य जी के यहाँ पर। गोविंदाचार्य जी के बाद में शंकराचार्य जी आए। उन्होंने शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने अपनी 4 चरण पादुकाएं चारों धाम में अपने 4 मठ बनाए, उन्होंने चारों मठ में वहां पर स्थापित कराया। यही रामानुजाचार्य जी का है। उन्होंने दक्षिण भारत में जो आज है, आज उत्तर भारत में क्या होता है? धर्म के नाम पे भंडारे होते हैं, लेकिन जो सही कर्मकांड है, जो सही बात है वो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, जो
जो वहाँ की परंपराएं हैं, आज उन्होंने उससे कोई समझौता नहीं किया है। आज वहाँ पर जो मंदिर के जो गर्भगृह रहते हैं, वहां पर कहीं पर भी विद्युत इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता है। वहां पर यदि होता है तो वो मसाल और दीपकों से ही रोशनी होती है, उसी से भगवान प्राचीन और पुरातन तो एक कल्पना को और पुरातन जो बात है, जो इतनी बात है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो विवाद छेड़ा जाता है, अरे हिंदू जो शब्द है उसका ही एक पिता है, तो पितृत्व, तो जो उसका कर्तव्य होता है, धर्म का अर्थ कोई ये नहीं होता है कि कोई पूजा पाठ से होता है। धर्म को हमारे यहाँ कर्तव्य माना गया है। कर्तव्य जो होता है, राजधर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, क्या है ये एक कर्तव्य। लेकिन एक जो जिन चीजों पर विवाद नहीं होना चाहिए, राजनीति उनको विवाद में लेके आ रही है। तो ये विवाद दीर्घकालीन नहीं है, और धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीति है, तो हमेशा ही ये धर्म रहेगा। अल्पकालीन राजनीतियों में देखिए कि कोई दल जो हैं, कोई 100 साल पहले बने हैं, वो सिकड़कर छोटे से हो रहे हैं, कुछ राज्यों में सीमित हो गए हैं, क्षेत्रीय दलों में बदलते जा रहे हैं, कोई छोटे थे तो बड़े होते जा रहे हैं। तो ये राजनीति का सब चलता है, लेकिन जो संस्कृति है यदि उसे बचाना है तो जो अपना मूल आचरण है उसे कायम रखना होगा, जो परंपराएं हैं उन्हें कायम रखना। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो गणना, या कहा जाए कि राजनीति के अंदर धर्म बहुत अच्छी चीज होती है। यदि राजनीति के अंदर धर्म आ गया मतलब प्रपंच और प्रतिशोधों का अंत हो गया। लेकिन भारत के अंदर जो लोकतंत्र की राजनीति है वो इतनी आसान नहीं है, ऐसा देखा गया है। अजय जी, नहीं, देखिए ऐसा होता है कि धर्म का, मैंने आपको पहले अर्थ होता है, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कर्तव्य यदि आप निभा रहे हैं तो उसे आप धर्म कहिए। आप धर्म को पूजा पाठ से जोड़ रहे हैं, लेकिन यदि आपका कोई उद्गम स्थल इस प्रकार का हो गया है कि आप उसे नहीं बदल पा रहे हैं, आपका जो है जब आपकी स्थापना हुई, जिन सिद्धांतों को लेकर हुई, लोगों ने उस बात को ये माना कि ये चीजें पुरातन वाली हैं, इनको हम नहीं लेते हैं, चाहे वो जड़ी बूटी का हो चाहे कुछ हो। पहले कोई सिर दर्द होता था तो कहते थे अरे कहाँ आप लोग आप पुराने उसमें लगे हुए हैं, आप तो सेरिडॉन ले लीजिए, ये ले लीजिए। आज वही लोग कहने लगे कि नहीं, आप हर्बल लीजिए, आप हल्दी का प्रयोग करिए। कोरोना के टाइम पर कई बार जो घरेलू उपचार है उनसे ठीक हुए। तो एक जो हमारी परंपरा है उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो परंपराएं थी उनमें मजबूती थी, उनमें प्रमाण थे। हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो अप्रमाणिक नहीं है, उनमें 3 प्रमाण हैं। पहला प्रमाण है श्रुति, मतलब सुनकर, श्रुति स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण से, और तीसरा प्रमाण हमारा होता है पुराण। हमारे 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। विस्तृत जानकारी अजय जी, सारी विस्तृत चीजें जो ली जानकारी जाती हैं वो इस प्रकार से। जरूर। मैं गीत धीर के पास लौटूंगा। गीत जी, आखिरकार अब भारत मध्य प्रदेश के अंदर खासकर एक नई दिशा लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं कांग्रेस का भी कहना है, जैसा योगेश जी बोल रहे हैं कि हम तो शुरू से ही अहिंसा के साथ राजनीति करते हुए आए हैं, तो फिर फर्क किस बात का है? आखिर राजनीति में जो हिंसा अभी तक देखते आए हैं, चुनाव के समय हिंसा होती तो वो कौन सी हिंसा है? क्योंकि अब आपकी पार्टी तो पहले से ही अहिंसा के तौर पर चल रही थी। गीत धीर जी, मैं आपको बताता हूँ। योगेश जी ने जो सवाल किया, देखिए ढोंग कैसा किया जाता है कांग्रेस में, ये तो कांग्रेस के नेताओं से सीखना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का आचरण है। देखिए कांग्रेस के की तरफ से आते हैं माननीय मनमोहन सिंह जी, मैं उनका आदर करता हूँ क्योंकि देखिए देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनका स्टेटमेंट था इस देश की संपत्ति पे सबसे पहला अधिकार तो मुस्लिम्स का है, मुसलमानों का है। देखिए समाज विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। फिर देखिए कोर्ट में हलफनामा देके आए थे कि भगवान राम तो काल्पनिक है। अब इस तरह की राजनीति क्या शोभनीय है और क्या जनता ये भूल जाएगी? अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं एक अच्छा नहीं है मैं नाम लूं क्योंकि फिर वो धर्म समुदाय विशेष की राजनीति हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस के एक नेता आके टीवी पे बोलते हैं कि राम मंदिर के कारण कितने लोगों की जान गई है। हे भगवान, कोई जान नहीं गई राम मंदिर के कारण, विवादित ढांचे के कारण लोगों की जान गई है, ना कि राम मंदिर के कारण। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। तो कांग्रेस किस प्रकार की दृष्टिकोण को अपना रही है, किस प्रकार के वक्तव्य आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर इनको बहुत सकारात्मक रूप से देश के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, वैसे तो 3 स्टेट्स में केवल समिट के रह गई कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, लेकिन अगर फिर भी ये कुछ करना चाहते हैं और अभी भी वक्त है, जाग जाए। क्योंकि मेरा भी ये मानना है व्यक्तिगत रूप से भी और मेरी पार्टी का भी कि विपक्ष जो है स्ट्रांग होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमें भी जो हमारी गलतियां उसके ऊपर कार्य करने के लिए सीखने को मिलेगा और जनता का ज्यादा भला हो पाएगा निश्चित रूप से। लेकिन अभी कोई विपक्ष नहीं है। हम तो राहुल गांधी जी के लिए भी सलाह देते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सलाह देते हैं कि ये आचमन और कुल्ले में जो लोग अंतर नहीं जानते हैं वो लोग धर्म के बारे में ज्ञान देना छोड़ दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है।
धर्म विशेष के ऊपर चलते हुए, मैंने कहा ना, धर्म हमें सिखाता है लेकिन हम धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते। जैसा कि अभी आपने देखा था, योगेश जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा, अभी उनकी कि कई जगह हम फॉर्म भरते हैं। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक दल की बात करूंगा, अपने दल की बात करूंगा। हमारी किसी भी फॉर्म में उठा के देख लीजिए, जाति नहीं पूछी जाती। लेकिन अभी बाल कांग्रेस का फॉर्म किसने नहीं देखा था, जाति पूछ के विभाजित कर रहे थे चीजों को। तो कांग्रेस का दृष्टिकोण अलग है, जैसा कि आपने बोला। और बीजेपी को कोई तकलीफ नहीं, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और अगर ये दर्द अभी नहीं है तो अभी भी वक्त है। मैं योगेश जी को भी आमंत्रित करता हूं कि साथ में आए और एक अच्छा मैसेज दें, सारे पार्टी के इनके लोग आए। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है अभी, वो इक्वालिटी की जब बात करती है, समान दृष्टिकोण की जब बात करती है, इसमें निश्चित रूप से मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, पत्रकार को भी, एक डॉक्टर को भी, एक किसी सोशल वर्कर को भी, और किसी भी दल से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो। अगर व्यक्ति जो है, अगर भारत का उज्जवल भविष्य शीघ्र चाहता है तो उसके लिए उसको साथ होना पड़ेगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय शिवराज जी के शिवराज नेतृत्व में सिंह चौहान ने जो सपना देखा है समानता का मध्य प्रदेश में, बिना भेदभाव के सारे वर्णों को खत्म कर राजनीति को विशुद्ध बनाने का, उसे सार्थक कैसे करेगी बीजेपी? मैंने यही तो बताया, हम तो जन सहयोग भी चाह रहे हैं इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है और कोई यहाँ पर गुटबाजी तो है नहीं, सब जानते हैं ये बात। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ तो कार्य कर रही है, मगर मैं तो अन्य दलों, अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी जो है अपेक्षा रखता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप लोग भी सब साथ आए। जनता में जब सब इकट्ठे दिखेंगे और एकजुट होते हुए चलेंगे तो विदेशी जो ताकतें हैं, जहां आप देख रहे हैं अभी 2014 के बाद में, जैसे आपने नहीं सुना होगा संयम जी, आप तो एक जागरूक पत्रकार है, अजय जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, जागरूक पत्रकार है, कि कहीं टिफिन बम फटा हो। क्योंकि अब वो सब चीजें क्यों खत्म गई, कांग्रेस के जमाने में क्यों होती थी? इसका मतलब है एकता दिख रही है लोगों को कि अब ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और हम तैयार हैं, कोई भी देश आ जाए, चाइना आ जाए, अमेरिका आ जाए, हम किसी से डरने वाले नहीं है। बहुत साफ साफ मैसेज है, मैसेज शिवराज जी का मैसेज है कि सब साथ में आए मध्य प्रदेश में और एकत्रित होकर साथ चले। सवाल यह है कि जो राजनीति को विशुद्ध बनाने की बात शिवराज सिंह चौहान ने की है, वो तो गीत बोल रहे हैं कि उन्होंने तो पहले से अपना रखी है, ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। लेकिन अब क्या कांग्रेस में वो रणनीतियां बना पाएंगे कि जो सीधा जवाब दिया जाए, बिना संविधान में जो भी बातें की गई हैं उनको, भेदभाव को मिटाकर, क्या सीधे तौर पर समानता के साथ आगे बढ़ पाएगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संयम जी 70-75 सालों में इंडिया को जोड़ने का काम किया है। हमने सत्य, अहिंसा और सद्भाव कायम किया है भारत में, जिसके ताने बाने को तहस नहस करने का दुष्प्रयास आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में लोग बैठे लोग कर रहे हैं। कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गौ माता के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी वर्ग संघर्ष के नाम पर। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये लोग जोड़ने की नहीं, तोड़ने की राजनीति करते हैं। हमने हमेशा दिलों को जोड़ने की कोशिश करी है। ये बोल रहे थे मोदी जी के 7 सालों में, मोदी जी के 7 सालों में हमारे जवानों की, मरने वालों की संख्या पिछले 75 सालों में सर्वाधिक है। हमारे किसानों की, मरने वाली लोगों की जनसंख्या पिछले 70-75 सालों में सर्वाधिक है। हमारी आर्थिक स्थिति आज भारत की वैश्विक स्तर पर, हमारी जीडीपी माइनस में है। ये मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों की उपलब्धि है। एक स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश का कहता है कि हम वर्ग विशेष के लिए ये ड्रेस कोड अलाउ नहीं करेंगे। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री के माध्यम से उसको खंडन करना पड़ता है। तो तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी ने सदैव सर्वधर्म सर्ववर्ग हिताय के सिद्धांत पर काम किया है। हमने सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश करी है, सभी वर्गों को साथ बिठाकर उनको, उनके उत्थान के लिए काम किया है। हमने कभी भी किसी भी वर्ग को कमजोर करने की कोई कोशिश इसलिए नहीं करी संयम जी, क्योंकि अनेकता में एकता हमारे भारत का मूल मंत्र है। अखंड भारत, मजबूत भारत सर्व वर्ग के एकजुट होने से ही बनता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ईश्वर भगवान राम सद्बुद्धि प्रदान करे कि ये वर्ग संघर्ष की राजनीति खत्म करें। महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी, भगवान श्री राम, उनके मुंह में शब्द थे अंतिम, और उनको एक हिंदुत्ववादी नाथूराम गोडसे ने गोली मारी
जिसका महिमा सीधा सा है, मंडन जो है राजनीति वैसे ही अभी चलेगी। धर्म संसद के माध्यम से अजय जी, तथा देखिए, कथित ऐसा है कि संतों ने किया। राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने वो होते हैं, क्योंकि उन्हें एक जनता के बीच में जाना होता है और सब होता है। यदि मुख्यमंत्री जी रामानुजाचार्य जी के उसमें गए हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है, स्वागत योग्य है। और यदि रामानुजाचार्य जो थे वो तो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार के वो कर रहे थे। लेकिन इसमें भी यदि ये देखना, और यदि उन्होंने कोई लिबास वहाँ पहना है तो वो वहाँ की परंपरा है, और वहाँ मठ के अंदर किसी को भी भारतीय वेशभूषा या उसके परंपरा के अनुरूप वो प्रवेश नहीं करने देते। वो उनके लिए भगवान के दरबार में सभी लोग बराबर हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि जो राजनीति है कृपया इस मामले में ना लाएं। राजनीति अलग है। राजनीति यदि धर्म से आप कर रहे हैं तो धर्म को आप पूजा पाठ या किसी विशेष से मत जोड़िए। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य हमारे यहाँ प्रमुख है, राजधर्म है हमारे यहाँ। आप क्या कर रहे हैं? आप राजधर्म निभा रहे हैं। यदि आप अपनी पार्टी का गुण दोष बता रहे हैं, यदि उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये राजधर्म है आपका, आपको करना है। मेरा राजधर्म पत्रकारिता है। मेरा राजधर्म ये है कि मैं उन बातों को बताऊं जो बातें जो छूट गई हैं, या उन जो बातों से समाज जो है वो अछूता है। समाज के लिए इस बात की जरूरी बात है कि समाज उस बात को समझे कि जो राजनीति है वो अलग है। राजनीति जो है दीर्घकालीन राजनीति, जैसा लोहिया जी ने कहा है कि धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीति है, कि जो उन्होंने 1000 साल पहले, 2000 साल पहले या लाखों वर्ष पहले जो परंपराएं स्थापित की थी उनको उन्होंने पुनर्जीवित किया। 12 वर्ष में कुंभ पड़ता है, 4 जगह कुंभ की बूंद गिरी थी, तो वो लाखों लोग मानते हैं, बगैर किसी इन्विटेशन के वहां पर पहुंच जाते हैं और सारे आयोजन करते हैं। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, यदि आयोजन होता है तो उसमें उन्हीं को करना पड़ता है। हाँ, ये बात होती है कि कई जगह इसमें विपरीत देखने को मिलते हैं कि जब कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है, वो घटनाएं हो जाती हैं कि जैसे प्रयागराज में कुंभ हुआ था और वहाँ पर उन्होंने प्रभारी मंत्री अखिलेश जी ने आजम खां को बना दिया था, तो उन्होंने जो व्यवहार संतों के साथ किया था और वहाँ के जो निर्माण कार्य में लापरवाहियाँ की थी, उनसे बहुत नुकसान हुआ। तो हमेशा एक बात अवश्य राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि जो काम हम जिस व्यक्ति को सौंप रहे हैं उसकी धर्म के प्रति कितनी रुचि है, कितनी आस्था है। धर्म के अंदर वोट बैंक कब बात आएगी? गीत धीर, सीधा सा सवाल एक और है कि जो धर्म का अब स्थापित होने वाला है मध्य प्रदेश की राजनीति में, शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बात यह है कि ये लोकतंत्र है, अब इसमें वोट बैंक की भी बात आएगी, और जब वोट बैंक की बात आएगी गीत, तो उसमें आपको कई सारे, या कहा जाए कि ऐसे कई सारे निर्णय लेने होंगे जो धर्म से विपरीत जाएंगे। ये स्वाभाविक है राजनीति के अंदर। फिर कैसे राजनीति और धर्म अलग अलग रह पाएंगे? संयम जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति नहीं करती, हाँ, लेकिन धर्म से प्रेरणा लेके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य करती है उसमें कहीं भी हमें बांटना नहीं, रूप से हम उसी की राजनीति कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी की बात तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस से मेरे को उत्तर नहीं मिला क्या राम भगवान जी के बारे में जो हलफनामा दिया गया था कि भगवान राम काल्पनिक है, उसके बारे में मनमोहन सिंह जी ने जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए बोला था। मैं स्वयं पंजाबी समाज से आता हूँ, बड़ा आदर। एक सेकंड योगेश जी, उसके अलावा वहां पर उत्तर नहीं मिला मेरे को। अच्छा, फिर देखिए अभी कुछ नेहरू और गांधी के बारे में कौन नहीं जानता। गांधी जी ने कितनी कोशिश करी थी कि नेहरू जी देश को ना तोड़ें, लेकिन गांधी जी की स्वदेशी भावनाओं का जो है तिरस्कार करते हुए नेहरू जी के कहने पे जो है देश को तोड़वाया कांग्रेस पार्टी से आते हैं। अच्छा देखिए, अब संघ की बात कर रहे थे, संघ के कारण ही तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है वो जो था। योगेश जी संयम रखिए, विषय पुराने दीजिए। आप बोलते रहेंगे मैं भी मैं चुप हो जाता हूँ कि आप उत्तर दे दीजिए। बताइए, मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों का देश में पहला हक रहेगा संपत्ति पर बोला था कि नहीं? योगेश जी उत्तर दीजिए। और उसके नेता योगेश जी उत्तर दीजिए, आचरण करें तो हमारा क्यों बोला था ऐसा? यकीनन योगेश जी ऐसा क्यों बोला गया था? माननीय मनमोहन सिंह, मेरे पास टाइम की कमी है, गीत दिन में योगेश जी के पास ही चले जाता हूँ। एक काम करता हूँ, योगेश जी, भगवान श्री राम के नाम पर आप लोगों ने अपनी बोलेंगे, उत्तर नहीं संयम जी इनके पास उत्तर हो तब तो। ये तो इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना राहुल गांधी, वो करते हैं हिंदुत्व और हिंदू की बातें, हमारे में कोई अंतर नहीं है। धर्म के अंदर अब राजनीति आएगी, राजनीति के अंदर धर्म आएगा, और दोनों का विच्छेद भी करना और दोनों को चलाना भी है मध्य प्रदेश में। चंदाखोर, चंदा चोरी, ये भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम का नाम का दुरुपयोग करती है।
उनके नाम पर चंदा करती है। योगेश और उसी जी, में समय चंदा कम है मेरे पास, चोरी खत्म करूंगा, आप ही से आखिरी कमेंट लेते हुए चलूंगा, उसके बाद सबसे मेरे को उत्तर नहीं मिलना मिलेगा। है। योगेश जी, सवाल संयम यह जी, है कि उत्तर अब लीजिए ना, मनमोहन कांग्रेस सिंह जी की ने ऐसा बोला सरकार था कि के नहीं? साथ चलेगी बीजेपी के, क्योंकि यदि बीजेपी की तरफ से तो धर्म की पहल है, ऐसा उनका कहना है। राजनीति के अंदर हम धर्म लाने वाले हैं, अब कांग्रेस के साथ देगी या फिर कैसा विच्छेद रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस के राजनीति के आधार मैंने आपको 3 शब्दों में बताया। सत्य, अहिंसा और सद्भाव। भाईचारा कायम हो, हिंदुस्तान मजबूत हो, हमारा भारत अखंड बना रहे, देश विदेश में हम भारतीयों का नाम हो, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसी के अनुरूप हम राजनीति करते हैं। हम धर्म पे आधारित राजनीति कभी नहीं करी हमने। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है, आराधना का विषय है, और हम धर्म गुरुओं के दिए गए दिशा निर्देशों राम के अनुरूप भगवान ही काल्पनिक है, ऐसा आचरण कांग्रेस ने कहा करते था, और हैं। कांग्रेस स्वयं झूठ बोल रही है, भगवान श्री अपनी राम- वाणी से पलट रहे भगवान हैं, श्री या आप राम अपने का नेताओं का तिरस्कार कर रहे हैं। सर्वाधिक दुरुपयोग आजम खान अगर की तो खैर हम बात आपने नहीं किया करते, है, सपा पार्टी तो से आते इसका हैं, लेकिन दुष्परिणाम देखिए आपको आपके अवश्य नेताओं ने मिलेगा। कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नहीं, इससे डिनाई करते हैं आप क्या आस्था का कि राम विषय है। भगवान काल्पनिक है? भगवान श्री भगवान राम के लिए नाम जब इस पर प्रकार की आप टिप्पणी ये कर जो सकते हैं तो कैसे माना जाए झूठी और योगेश जी कि छिछोरी आपकी कांग्रेस राजनीति पार्टी जो करते है, हो ना आप लोग, सो कॉल्ड कांग्रेस शर्म पार्टी आती कह है। रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्रभु श्री राम कांग्रेस पार्टी को महामूर्ख नेताओं को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी जी जैसे जो कि आचलन और धर्म खुल्लम पहले फर्क से नहीं निभाते आ रही राजनीति के अंदर, दोनों का कहना है। अब एक जो नई छवि शिवराज सिंह चौहान, हिंदू हृदय सम्राट के साथ हिंदू का शिवराज या शिव का हिंदू राज, अब जो मध्य प्रदेश में आने वाला है, वो क्या वाकई मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है या जो कमियां हैं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, रोजगार, ये मुख्य मुद्दे हुए करते थे शिवराज सिंह चौहान के। और एनसीआरबी का डाटा भी हमारे सामने है, जब बेरोजगारी दर इतनी बड़ी हुई है, कैसे धर्म से इन सब पर विजय मिलेगी? अजय जी, आखिरी सवाल। संयम जी, मैं इस विषय में कोई विषयांतर नहीं करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि रामानुजाचार्य जो है एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया का। सबसे दूसरी बात यह है कि रामानुजाचार्य जी के यहाँ शिवराज जी कोई वहाँ पढ़ाने नहीं गए थे, वहाँ एक गुरुकुल के नाते, एक शिष्य के नाते गए थे। तो वहाँ से वो जो अच्छी बातें लेकर आएंगे उससे प्रदेश का विकास ही होगा। और रामानुजाचार्य हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है और इसका प्रचार प्रसार निरंतर जारी है, और आज से नहीं पूरी दुनिया से है। तो हमें इस बात से बिल्कुल रहना चाहिए कि वहाँ से वो क्या सीख के आए या कोई बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन नहीं, वहाँ से कोई सामाजिक सुधार की एक नया सूत्र लेकर आए होंगे जो प्रदेश के लिए खुशहाली बनाएगा। इंतजार रहेगा बिल्कुल। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। गीत धीर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक खास बहस में जुड़ने के लिए। अजय श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश की धरती में प्रवेश करेंगे। एक नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश के अंदर राजनीति का स्वरूप बदलेगा, लेकिन दिखेगा कब? चुनाव में असलियत हर पार्टी की कोई भी हो तभी बाहर आती है, लेकिन उसको चाहना और बरकरार रखना, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के बाद अब मध्य प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ वननेस आने वाली है। समानता प्रदेश में, देश में, हर राज्य में स्थापित होने वाली है। जिस तरह से बड़ी बड़ी मूर्तियां आकार ले रही हैं, उससे बात है कि समानता हर जगह आने वाली है, लेकिन उसको धरातल पर लागू करना और रोजगार जैसे या कुछ भी कहा जाए बड़े मुद्दे जो हैं देश के अंदर रहते हैं, उनके साथ बैठ के धर्म को सामंजस्य बिठा के राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ना एक सबसे बड़ा विषय इस देश के अंदर होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।